साथियों नमस्कार। आज मैं आपसे सेफ्टी के ऊपर बात करेंगे। सेफ्टी को अगर हम क्लासिफाइड करें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पर्सनल सेफ्टी, दूसरा जनरल सेफ्टी, नंबर 3 मशीन सेफ्टी, इक्विपमेंट वगैरह। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पर्सनल सेफ्टी पे, क्योंकि जब सबसे पहले आप अपने आप की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, अपनी खुद सुरक्षा नहीं कर सकते, तो फिर तुम दूसरे की सुरक्षा क्या करोगे। इसलिए पहले पर्सनल सेफ्टी के ऊपर बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे हम जनरल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी। ठीक है। मशीन सेफ्टी से मतलब कोई मशीन से ही नहीं है कि सिलाई मशीन या कुटी मशीन, धान मशीन, आरा मशीन, इनको बात करें हम। शू इंडस्ट्रीज है और भी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें मशीनें होती हैं। अरे और मशीन हर स्थान पे हो गई है आजकल। आपकी मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, इसको भी मशीन की ही श्रेणी में आप रख सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा के हिसाब से सबसे पहले हम बात करते हैं आप पर्सनल सेफ्टी की। पर्सनल सेफ्टी में सबसे पहले तो हम अपने घर से ही शुरू करते हैं। घर पर आपके यहाँ गैस का सिलेंडर होगा, एलपीजी गैस इस्तेमाल होती या पीएनजी जो भी इस्तेमाल होती हो, या लाइन डली हो ग्रीन गैस की, तो एक तो उसका चूल्हा जल रहा है, तो वहाँ सुरक्षा के हिसाब से क्या हमें करना चाहिए उस पर ध्यान देते हैं। उसके बाद में हमारे घर में पंखे हैं, कूलर हैं, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, उनकी भी तरफ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं गैस से, क्योंकि सुबह उठते ही आपको चाय चाहिए, चाहिए तो गैस स्टार्ट होगी। तो हम गैस से स्टार्ट करते हैं। गैस का जो पाइप है उसको साल में एक बार, जो सिलेंडर से लेकर के चूल्हे तक आ रहा है, जो वो उसका जो स्टैंड होता है जिसमें के बर्नर लगे होते हैं, वहाँ तक आ रहा है, उस पाइप को साल में एक बार रिप्लेस कर देना चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरा रेगुलेटर के उस रेगुलेटर को भी आपका जिस कंपनी का है उसी कंपनी से इन्फॉर्म करके और अपना रेगुलेटर बदलवा सकते हैं। हमें रेगुलेटर इधर उधर से सस्ते की वजह से कहीं से भी ले लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसका इंश्योरेंस होता है। अगर आप सिलेंडर ले रहे कंपनी से रेगुलेटर भी ले रहे हैं, उसका पाइप भी टाइम से आप बदलवा रहे हैं, अपना जो स्टोव है उसको भी प्रॉपर चेक करवा रहे हैं, तो फिर अगर कोई हादसा होता है तो वो इंश्योरेंस भी होता है कंपनी की तरफ से। नंबर 1। खैर इंश्योरेंस तो इससे क्या मतलब है, क्योंकि इंश्योरेंस तो जाने के बाद अगर हमें कुछ मिल रहा है तो उससे हमें क्या फ़ायदा। सबसे पहले जान है तो जहान है, वरना दुनिया वीरान है। तो नंबर 1 तो जी गैस पे हो गया। अगर बाई चांस गैस के पाइप में या कहीं चूल्हे के आसपास कहीं भी किसी तरह से आग लग जाती है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें। नंबर 1, उसमें पानी डालने से कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए तरीका ये है, सबसे पहले उसका हम कोशिश करेंगे कि उसका जो रेगुलेटर का नॉब होता है उसको बंद करने की कोशिश करेंगे, बंद कर देंगे। अगर उसको हम बंद कर देंगे तो हमारी गैस ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी और वो बंद हो जाएगी, गैस वो आग बंद हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है, अब सपोज करो कि सिलेंडर में ही आग लग रही है किसी तरह से, तो उसको हम क्या करेंगे, कोई गीला कपड़ा लेंगे और गीले कपड़े को एकदम से झप से मारेंगे उसके ऊपर, तो हमारी गैस एकदम से बंद हो जाएगी, तो आग बंद हो जाएगी। इसी तरह से आपने देखा होगा, सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो कूलर हैं, पंखा है, एसी हैं। अब कूलर है, कूलर में आपका कूलर चल रहा है तो अब सबसे पहले आपके घर में अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी, जो कि अंडरग्राउंड ज़मीन से हम अर्थिंग लेते हैं। एक तो होता है न्यूट्रल, दूसरा होता है फेस। ठीक है। ये तो ऊपर से आते हैं, किसी भी कंपनी की लाइट हो, आपकी टोरंटो की हो या गवर्नमेंट की हो, कोई भी हो, न्यूट्रल और फेस आते हैं। वहाँ से अर्थिंग का तार भी आप ले सकते हो, या तो लट्ठे से ले लो अर्थिंग का तार। लट्ठे से नहीं
पॉसिबिलिटी है कि लट्ठे से हम नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें अर्थिंग करवा लेनी चाहिए घर में। और वो मीटर के पास जहाँ से हमने अपना एमसीबी बॉक्स वगैरह बनाया है, उस जगह पर इस चीज़ की व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में प्रॉपर अर्थिंग हो। हर कमरे में, हर कमरे का जो स्विच होता है, जो 5 पिन सॉकेट लगे रहते हैं, उनका जो ऊपर वाला होता है, जनरल तौर पे हमने देखा है घरों में अर्थिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, अर्थिंग नहीं कराते हैं, क्योंकि तार बचेगा, कौन झंझट करे। बिजली वाले भी अपना कर करा के निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं उन्होंने तुम्हारी लाइट चालू कर दी, पंखा चालू कर दी, बस खत्म। उनसे बोलो कि भैया हमारे यहाँ अर्थिंग लगाई है कि नहीं लगाई, उसको प्रॉपर चेक करवाओ किसी दूसरे इलेक्ट्रीशियन से। जो एक इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा है, उसके जाने के बाद दूसरे इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाओ कि भैया हमारे घर में देखो, चेक करके बताओ अर्थिंग लगी है कि नहीं लगी है। नंबर 1 बात, अर्थिंग है तो उसको हमें, जैसे कि हमारा कूलर है, कूलर में क्या है कि हमें 3 पिन सॉकेट, 3 पिन प्लग लगाते हैं, 2 पिन प्लग की जगह 3 पिन प्लग लगाते हैं। तो जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो अर्थिंग वाला होता है, तो वो हमारी अर्थिंग सीधी कूलर की बॉडी से टच होनी चाहिए। इससे क्या होगा, अगर बाई चांस कोई शॉर्ट सर्किट होता है, मोटर हमारी शॉर्ट होती है, पानी में डली हुई मोटर शॉर्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो कूलर है वो बंद होगा। बंद होने के साथ साथ में क्या होगा कि हमारा जो रिटर्न आएगा अर्थिंग वाले पॉइंट पे, तो वो एमसीबी को ट्रिप कर देगा। नंबर 1। इसी तरह से हमारे पंखे हैं, एडिशनल फैन है। अगर सीलिंग फैन है, एक बार को हम कह सकते हैं कोई टेंशन नहीं, चलने दो। लेकिन जो पेडिशल फैन है, उन पे हमें विशेष ध्यान रखना कि पेडिशल फैन जो हमारे तूफान पंखे देखे होंगे आपने, घरों में इस्तेमाल होते, शादी वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं, तो उनमें प्रॉपर अर्थिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हमारा पंखा अर्थिंग का पॉइंट है उसमें कि नहीं है, तो वैसे ही चल रहा है काम, इस चीज़ का ख्याल रखें। नंबर 1। दूसरी बात, जैसे कि सपोज करिए कि आपका हीटर है, रूम हीटर है, और इसके अलावा जैसे कंपनियां हैं वो तो अर्थिंग देती हैं पॉइंट, लेकिन अगर आपके घर में अर्थिंग का पॉइंट ही नहीं है, अर्थिंग आपने घर में कराई नहीं रखी है, उस कंडीशन में क्या होगा कि आप कैसे क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। हीटर है, रूम हीटर है, रूम हीटर में अर्थिंग का तार आया हुआ, प्लग में बाकायदा 3 पिन प्लग है, उसको आपने 16 एम्पियर वाला या 5 एम्पियर वाला आपने लगा दिया, आपने बोर्ड से लगा दिया उसको। लेकिन अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो वो लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो पानी गर्म करने वाले हीटर होते हैं, छोटे छोटे, लोग बाग छोटा हीटर लेकर के उसको बाल्टी में डाल लेंगे और काम कर रहे हैं। अगर वो भी हमारा अर्थिंग से कनेक्ट है, हमारे घर में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अर्थिंग है तो इन सब चीज़ों से, और उनको हम प्रॉपर अर्थिंग दे रहे हैं सब पॉइंटों को, सब चीज़ों को, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। ऐसे ही वॉशिंग मशीन में होता है, ठीक है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जो भी आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, उन सभी जगह पर उन सभी पॉइंटों को अर्थिंग करना चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात अब निकल के आती है कि पर्सनल सेफ्टी पे घर के बारे में बोल दिया, अब हम बाहर चलते हैं। पर्सनल सेफ्टी है, क्योंकि अगर हम खुद सुरक्षित नहीं, अपना परिवार सुरक्षित नहीं रख सकते, तो हम आगे क्या उम्मीद कर सकते, दूसरे की क्या सुरक्षा करेंगे। नंबर 1 बात। अब ऐसे ही हम घर से जब निकलते हैं, बाइक से जा रहे हैं, बिना हेलमेट के जा रहे हैं, तो बिना हेलमेट के जा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे, हमारा चालान कर देंगे। इस डर से हम छोटा मोटा कोई टूटा फूटा हेलमेट ही उसको लगा लेंगे, और जैसे ही चौराहा आएगा हम उसे अपनी खोपड़ी पर रख लेंगे। उसके बाद फिर उसको हम अपनी बाइक के ऊपर रख लेते हैं आगे की तरफ, और फिर बस जा रहे हैं। और फिर जैसे ही कोई दिखाई दिया कि चौराहा आ रहा है, यहाँ पुलिस वाले टोकेंगे, फिर हमने उसी को लगा लिया टोपे को और चल रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, इससे हमें नुकसान क्या आप समझो। सपोज करिए कि आपने वो टूटा फूटा हेलमेट लगाया, टूटा फूटा हेलमेट अगर
खुदा न खास्ता भगवान न करे कि कहीं भी किसी भी अवस्था में एक्सीडेंट हो जाए। तो एक्सीडेंट होने पर सबसे पहले क्या होता है कि आदमी बाइक से किसी से गिरेगा या स्कूटर बाइक कोई भी हो, उससे अगर गिरेगा तो सबसे पहले उसका जो जब गिरेगा तो सबसे पहले उसका सिर आएगा, ज़मीन पर टच होगा, नंबर 1। और जैसे ही सर ज़मीन से टकराएगा तो नुकसान होगा, हमारे सर में ब्रेन हेमरेज हो गया तो हम गए काम से। और अगर सर सलामत है, हमारा हेलमेट प्रॉपर लगा हुआ है और यहाँ पे वो पट्टी बंधी हुई है या प्रॉपर हेलमेट बिल्कुल फिक्स है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हेलमेट लगा लिया और नीचे की पट्टी लगाई नहीं है, तो वो क्या होगा, जैसे ही एक्सीडेंट होगा वो हेलमेट उखड़ के ऊपर से निकल जाएगा और तुम ज़मीन पर टकरा जाओगे। तो घर से निकलो तो प्रॉपर हेलमेट को लगा के चलो, उसकी जो सेफ्टी बेल्ट होती है यहाँ पे लगाने वाली उसको लगाओ। अगर आप कार से जा रहे हैं तो कार से भी आप सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करें। आगे वाली सीटों में आजकल तो पीछे वाले भी देने लगे हैं, कोई टेंशन, बढ़िया है। तो उस सेफ्टी बेल्ट का आप इस्तेमाल करिए। वो इसलिए नहीं लगाई गई हैं कि वो पुलिस वालों के चालान से बचाने के लिए आपने थोड़ी देर लगा ली उसके बाद हटा दी, तो या हेलमेट थोड़ी देर लगा लिया उसके बाद हटा दिया, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये पर्सनल सेफ्टी में आता है हमारे हिसाब से। तो अगर हम पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, सपोज करो कोई आदमी नदी में डूब रहा है और हम तैरना नहीं जानते, हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं? उस अवस्था में अगर हम हड़बड़ा करके, कोई हमारा बिल्कुल ख़ास है वो नदी में डूब रहा है, हम तैरना नहीं जानते, फिर भी कूद जाएंगे, तो क्या करें? वो तो जा ही रहा, तुम भी चले गए क्योंकि तुम तैरना नहीं जानते, नंबर 1 बात। और उसको बचाने के चक्कर में तुम भी गए, उसने तुम्हें पकड़ा, तुमने उसे पकड़ा और झप दोनों चले गए। कई जगह तुमने इस तरह के हादसे देखे होंगे कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए दूसरा गया, दूसरा भी चला गया। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम चिल्लाएं हैं, और कोई रस्सी वगैरह फेंक करके उसको दो, डंडा फेंक करके उसको दें हैं। अगर हम तैरना नहीं जानते तो हम उसको बचाने की क्षमता हमारी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है पर्सनल सेफ्टी। अपनी सुरक्षा करो तभी आप दूसरे की सुरक्षा कर सकते हो। अब हम आगे आते हैं कि अगर आप कहीं किसी भी संस्थान में किसी भी जगह काम कर रहे हैं तो उस जगह पर क्या पोजीशन है, वहाँ की जो एग्जिट पॉइंट हैं उनकी क्या कंडीशन है, इमरजेंसी एग्जिट हैं उनकी क्या कंडीशन है। इमरजेंसी एग्जिट से ध्यान आया, सपोज करिए कि आप बस में सफ़र कर रहे हैं और बस में सफ़र कर रहे हैं तो हर बस के अंदर एक इमरजेंसी एग्जिट होता है, आपातकालीन निकास द्वार लिखा होता है उस जगह, हर बस के अंदर होता है। और अगर जिस बस में नहीं है तो समझ लो वो इनलीगल बस है। गवर्नमेंट की जितनी भी बसें होंगी, जितनी बसें आती, 99% में, 99.9% में ये कंडीशन आपको मिलेगी जिसमें कि निकास द्वार हर एक बस में इमरजेंसी एग्जिट होगा। तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि बस में हम जैसे एंट्री करते हैं तो हम खड़े हैं, उसके बाद एक सीट पर बैठेंगे, उससे पहले एक नज़र कर लो कि यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट कौन सा है, आपातकालीन निकास द्वार कहाँ पे है, और वो है उधर, ठीक। उसके बाद आप खूब बैठिए बस में, तो आपके माइंड में एक मेकअप हो गया कि हाँ इमरजेंसी निकास द्वार वहाँ पे है। लोग वहाँ गेट की तरफ भागेंगे, आप वहाँ से भागेंगे, निकल जाएंगे इमरजेंसी। ऐसे ही अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन में भी आपातकालीन विंडो होती है, हर ट्रेन के हर बोगी में होती है। उसको एक बार आप राउंड लगा करके चेक कर लो कहाँ कहाँ पे आपातकालीन विंडो इन्होंने दे रखी है, इससे बोगी में कहाँ पे है। हमारा C27 नंबर टिकट वो है बर्थ या सीट, उसके आसपास इधर उधर नज़र फैला के एक बार चेक कर लो कि यहाँ पे हमारी इमरजेंसी आपातकालीन विंडो कहाँ पर है, उसका विशेष ख्याल रखो। इसको देखने में कोई बुराई नहीं, यानी ये कहता हूँ कि दुर्घटना ही होगी, लेकिन हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो इसे हम कहते हैं पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी में
हम इन चीज़ों को लेते हैं। अब ऐसे ही हम किसी संस्थान में काम कर रहे हैं और संस्थान में काम कर रहे हैं, उसका जिस दरवाजे से हम एंट्री कर रहे हैं उसके अलावा हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट कितने हैं। आदमियों की संख्या के हिसाब से अगर आदमी मान चलो 100 आदमी काम कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा इमरजेंसी एग्जिट होंगे। 10 आदमी काम कर रहे हैं, वहाँ एक से ही काम चल जाएगा। तो इस तरह से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस पर डीपली नहीं जाते हैं आज। तो सबसे पहले उस जगह पे इमरजेंसी एग्जिट का ध्यान रखो कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पे है इसका, और दरवाजे और निकलने का रास्ता कहाँ से है इसका, तो उसका ध्यान रखो। अगर आप तीसरी, चौथी या 10वीं मंजिल पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्था है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप वहाँ के अधिकारी वगैरह जो भी हों उनसे बोल सकते हैं कि सर जी यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो एक दिमाग में डाल सकते हैं कि सर ये पोजीशन होनी चाहिए। तो ये नैतिक जिम्मेवारी है, हम सब की जिम्मेवारी है। देखिए, हर संस्था, हर कंपनी प्रॉफिट की तरफ ध्यान देती है, आम वर्कर की सेफ्टी के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती, या हम ये कहें कि ध्यान देती तो है लेकिन वो इतना दे नहीं पाती, देने के बावजूद भी नहीं दे पाती, क्योंकि उसके पास तमाम झमेले होते हैं। कोई व्यक्ति अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसका मेन फोकस होगा वो अपने बिजनेस पर, और बिजनेस पर फोकस होगा। वहाँ के कर्मचारियों को, वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पर्सनली मैं अब अपना विचार है कि अगर वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो उस व्यवस्था को कराएं, और जिससे कि हम हादसों से बचे जा सकें। जैसे कि अभी आपने सुना होगा एक लखनऊ में कांड हुआ था, उसमें क्या था, अगर वहाँ पर इमरजेंसी आपातकालीन निकास कोई और होता तो शायद है हम उन बच्चों को आज जिंदा देख रहे होते, वो भी सलामत होते, सही होते। लेकिन अफसोस हमारी संस्थाएं और हमारी कंपनियां जो कि केवल इस बात पर ध्यान देती हैं कि हमें प्रॉफिट कमाना है, वो इन चीज़ों को भूल जाती हैं कि इससे किसका नुकसान होगा, ऐसा भी हो जाएगा कभी कि नहीं होगा। इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं होता और हम धड़ल्ले से अपनी कंपनियों को चला रहे। एनओसी लेने वाले भी, मैं मानता हूँ कि एनओसी भी ली होगी या नहीं ली है एनओसी, तो जो चल रही है, तो जो अधिकारी वगैरह होते हैं उनको भी थोड़ा एक इंसानियत के नाते ही इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की इमरजेंसी आपातकालीन निकास, या वहाँ पर अगर रोप रस्सियाँ भी लगी होती बाहर की तरफ, चलो कुछ मैं मानता हूँ कि चलो वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी कि नीचे की तरफ आने के लिए, आगे से लड़के कूद रहे थे, वो दूसरी तीसरी मंजिल जो भी हो वहाँ से कूद रहे थे। अगर वहाँ पर रस्सियाँ भी बंधी होती प्रॉपर तरीके से, उनको पकड़ के भी नीचे आ सकते थे। रस्सी की सीढ़ी आती, वो भी होता। अगर कोई हाइडेंट वगैरह होता वहाँ पर, उसकी जो रील होती है उसको भी पकड़ के नीचे आया जा सकता था। हौज रील होती है उसको भी पकड़ के नीचे आया जा सकता था। लेकिन अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो इन पर ध्यान देना चाहिए। तो आज मैं थोड़ा सा विचलित हो गया हूँ उस घटना की वजह से, और इसीलिए हमारे दिमाग में ये बात आई कि थोड़ा सा सेफ्टी के ऊपर बात की जाए, इसलिए आप लोगों से हमने बात की। शायद आपको जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। और कल मैं इसी टाइम 9 बजे जनरल सेफ्टी और उसके बाद में फिर मशीन सेफ्टी पर अपनी राह आपके सामने रखूँगा, जिससे कि आपका हम कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई कमेंट हो तो
या किसी प्रकार की और नॉलेज चाहते हो इसी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अपनी राय हमें दे सकते हैं कमेंट के ज़रिए। मैं उसको अवश्य अपने स्तर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।